चेहरे पे लगाएं। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। एक और चीज मैं आप लोग जो आज शेयरिंग करना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। जो आप लोग यू वांट टू शेयर। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस न्यू बुक नेवर बी सिक अगेन। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, मैंने इसकी जो प्रिंट आउट है वो मैंने इस तरह से करवाया है। अभी ये भी एक अच्छा तरीका है। मैंने A4 साइज को एक बुकलेट फॉर्म में प्रिंट करवाया था, जिसमें एक A4 पेज पे 4 पन्ने आ जाते हैं एंड इट इज रीडेबल। और किसी भी प्रिंट आउट शॉप में आप लोग ये करवा सकते हो। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही तो PDF शेयर्ड है ऑलरेडी, तो दिस वाज अ गुड वे, रीडेबल है इन केस करवाना है तो। थैंक यू। और कौन कौन है जो शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। Yes, I can see Mridul. Yes, Mridul, please come up. गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बुक अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है और इसमें 4-5 चीजें जो भी हमने पहले फर्स्ट 25 पेजेस में पढ़ी, वो यही है कि मेजरली जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि वो खुद जो है वो डेथ बेड पे थे और उनकी जो उम्र थी वो जस्ट 46 या 47 ईयर्स की थी जब उनको डॉक्टर्स ये बोला करके आपकी उम्र हो रही है, इस वजह से आप जो है पहले की तरह एक्टिव नहीं रह पा रहे हो। और उनको ये चीजें बहुत अजीब लगती थी कि जस्ट 46 की एज पे कोई डॉक्टर उन्हें कैसे कह सकता है कि जब वो डॉक्टर्स के पास जाते थे कि मेरे को थकान ज्यादा होने लग गई है या मेरी बॉडी में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर्स उनको ये कहते थे कि आप बुढ़ापे की वजह से जो है इस तरह के आप फेस कर रहे हो इशू। बाकी इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि ना तो वो किसी मेडिकल बैकग्राउंड से थे और हम भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है नॉर्मली। लेकिन क्या है कि जब हम कोई भी डॉक्टर कुछ भी चीज लिखता है प्रिस्क्रिप्शन पे तो हम उसको आंख बंद करके ले लेते हैं, जो कि नहीं लेनी चाहिए। हमें उसको पूरा एनालाइज करना चाहिए कि वो क्या चीज है। उनके साथ भी यही हुआ जब वो 50 डॉक्टर्स के पास जा रहे थे। अलग अलग डॉक्टर्स ने उनको अलग अलग थ्योरीज बताई और काफी सारे उनको मेडिकेशंस पे रखा। तो उन मेडिकेशंस ने उनको इम्प्रूव करने की जगह जो है उनकी हेल्थ को और डिग्रेड कर दिया था। बिकॉज उसमें कुछ इस तरह की पिल्स थी जो जब बाद में वो किसी अलग डॉक्टर के पास जाते थे तो उनको पता पड़ता था नहीं ये तो नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, उनकी लिवर हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। एक पिल थी, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है एग्जैक्टली। सो कहने का मतलब ये है कि वी आर वेल एजुकेटेड और हमें पता रहना चाहिए कि हमारा डॉक्टर हमें क्या चीज दे रहे हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर्स आर गॉड टू दी सोसाइटी, लेकिन फिर भी हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा डॉक्टर हमें क्या दे रहा है, राइट। तो जब उनकी कंडीशन और वर्स होती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-11 महीने में, तो उन्होंने उसके बाद खुद रिसर्च किया और उनको एक किताब हाथ लगी और वो उनके लिए एक वरदान साबित हुई। वो किताब भी उन्होंने उनके मतलब किसी ने जो राइटर थे वो भी डेथ बेड पे थे और उनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके और अल्टीमेटली उन्होंने एक सेल के बारे में ये बताया, हमारे शरीर के बारे में बताया कि हमारा शरीर स्वस्थ है या बीमार है वो केवल 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारा सेल कितना ज्यादा अच्छा है और कितना ज्यादा बुरा है। अगर हमारा सेल अच्छा रहेगा, अच्छा और बुरा रहेगा, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा शरीर बीमार रहेगा या स्वस्थ रहेगा। सेल बीमार उन्होंने बताया 2 कारणों से होता है, एक तो टॉक्सिसिटी की वजह से और दूसरा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उन्होंने न्यूट्रिशन वैल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई है हमारी हेल्थ में कि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और हमारी बॉडी को टॉक्सिसिटी से दूर रखेंगे तो हम लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। वेदर इट में भी जो हमारी नॉर्मल बीमारी होती है, खांसी जुकाम सरदर्द वगैरह भी नहीं होगा और ना ही बड़ी बीमारी जो हम बात करते हैं डायबिटीज BP कैंसर जैसी बीमारियां, ये केवल और केवल हमारा शरीर बीमार होता है जब हमारे सेल जो है वो खराब होते हैं। अगर हम हमारे सेलों को अच्छे रखेंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। दूसरी चीज उन्होंने बहुत अच्छी ये बताई कि अगर एक बार सेल बीमार भी हो जाता है तो उसको भी हम वापस से रिवाइव कर सकते हैं। हमारी बॉडी इज सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रिलायंट कि जब हम बीमार पड़ जाए तो अपने आप को वापस से सही कर सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर के प्रॉपर गाइडेंस में हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 6 रीजन बताए जिसकी वजह से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपके सेल की हेल्थ को एनालाइज करने में। पहला जो फैक्टर है उन्होंने कुछ एक फैक्टर है फिजिकल फैक्टर है कि हम लोग कितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं।
एक है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर कि हमारा माइंड किस तरीके से हम लोग चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इसका फैक्टर है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट इसका फैक्टर है। और एक दो फैक्टर्स थे जो मेरे एकदम दिमाग से निकल रहे हैं। सो इस तरह के 6 फैक्टर्स थे, आई गेस ऑल लीडर्स को कवर कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल, एक छोटी समरी जो मुझे समझ में आई। थैंक यू बैक टू होस्ट। wow, what an amazing sharing, Mridul, really. तो आपने शॉर्ट में काफी कुछ है जो शेयर कर दिया और इस बुक के बारे में काफी ब्रीफ आउट कर दिया है। और मुझे पर्सनली इसमें फर्स्ट बुक में जो फर्स्ट सेंटेंस है, हेल्थ इज बाय चॉइस, चूज टू हैव इट, ये बड़ा शानदार लगा। मतलब इस सेंटेंस से ही मुझे ना काफी क्यूरियोसिटी जनरेट हुई कि हेल्थ बाय चॉइस कैसे हो सकती है। बीमार तो कोई भी नहीं पड़ना चाहता, और हम कई बार कहते हैं ना कि अरे अच्छा भला था और बीमार पड़ गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं भी अच्छी भली थी और ये हो गया मुझे हेल्थ। आपके हाथ में, your health is in your hands, so choose to have it. And amazing sharing, Mridul, what an amazing brief out आपने किया है। आगे हम बढ़ते हैं। रेणु जी, please you can share, रेणु जी। So thank you पायल, thank you so much. Myself रेणु डिकोस्टा, गुड़गांव से बात कर रही हूँ। और मृदुल ने सारा कुछ ही कवर कर लिया बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ भी था, क्योंकि ऑथर उसमें अपना बैकग्राउंड ही बता रहे हैं कि उनका मेन पर्पस क्या रहा आगे चल के इस बुक को लिखने का, वो ये उसमें पूरा का पूरा क्लियर है। कैसे डेथ बेड से इंसान कैसे टुवर्ड्स एक ऐसा इंसान बन सकता है कि दूसरों को इंस्पायर कर सकता है अपने आप को हेल्दी रहने के लिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर की पूरी जर्नी ये की है। विटामिन सी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है उन्होंने इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा, कि विटामिन सी से उनको काफी हेल्प हुआ। और डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। थैंक यू पायल, मैं इतना ही बोलूंगी, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू रेणु जी, वेरी नाइस शेयरिंग। अब आगे अभिलाषा जी है, वो कुछ शेयर करना चाह रही है। अभिलाषा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एंड जो फर्स्ट चैप्टर जब मैंने पढ़ा तो बहुत सारी लर्निंग्स रही इस चैप्टर के थ्रू। और एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ कोच, हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो कई बार हम बहुत सारी चीजें उन्हें बताते हैं, राइट। बट जो 4 चीजें जो इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, जो 2 चीज रेणु जी ने कवर की, कि विटामिन सी और उसके अलावा जो आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, उन्होंने शेयर भी किया, जब वो बहुत ज्यादा खुश रहते थे, बहुत ज्यादा स्माइल करते थे, लाफिंग करते थे, तो उनका जो पेन था वो कहाँ गायब हो जाता था, उन्हें पता ही नहीं चलता था। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने डेली बेसिस पे अगर कुछ मेडिकेशन पे ड्रग्स ले रहे हैं, टॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी हेल्थ पे, तो आपको उसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी की हमने ऑलरेडी बात की। उसके अलावा जो है 4 चीजें हैं, लाफिंग, एटीट्यूड, ड्रग्स एंड प्लेंटी अमाउंट ऑफ विटामिन सी, जो आपको कंज्यूम करना चाहिए अपने डेली बेसिस पे। थैंक यू सो मच पायल जी। वाओ, ग्रेट शेयरिंग अभिलाषा जी। क्योंकि जैसे विटामिन सी और इतनी सारी चीजें हैं जो हम जनरली हम इग्नोर करते हैं, हम जनरली मेडिकेशन पे ही फोकस करते हैं। तो ये बुक कहती है कि काफी कुछ है जो मेडिकल साइंस में मिसिंग है, वेयर हम हमारे सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करते, हम बीमारी पे फोकस करते हैं, डिजीजेस नहीं आनी चाहिए, बट व्हाई नॉट प्रिपेयर आवरसेल्व्स। वेरी नाइस। आशा जी, आप शेयर करना चाहेंगी? कम अप आशा, वेलकम। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस। तो ये बुक के बारे में जो लोग कहते हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे है, वो थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दिस बुक बाय रेमंड फ्रांसिस, नेवर बी सिक अगेन, इज ऑल अबाउट चॉइसेस दैट यू मेक अबाउट योर हेल्थ। कि आप का जो आपकी जो हेल्थ है, आपकी सेहत है, वो आपके हाथ में है। वो आपका आप अपने उसके ऊपर उसका पूरा दारोमदार अपने ऊपर लेकर कि आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, हम इस अपनी हेल्थ को कितना अच्छा रख सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स जो होती है उसके ऊपर बात की गई है इस किताब में। फिर ओवरलोड ऑफ टॉक्सिन्स, जो जाने अनजाने हम जो कुछ खा रहे हैं, जो जिस तरह से लाइफ जी रहे हैं, उसके अंदर कितनी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जो हमारे शरीर में धीरे धीरे जो पॉइजन का काम करते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। और न्यूरो इम्यूनल हार्मोनल, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, जिसके बारे में इस किताब में हम पढ़ेंगे। जो उसका डिसफंक्शन होता है
एक तो न्यूरो इम्यूनल और हार्मोनल डिसफंक्शन होता है, उसको कैसे ठीक करना है। तो दे हैव टॉक्ड अबाउट 1 डिजीज, 2 कॉजेस एंड 6 पाथवेज। तो इसके बारे में हम लोग इस किताब में पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू आशा जी। मुझे भी ये सेंटेंस जरा समझ में नहीं आया, बट आई एम टू क्यूरियस टू रीड अबाउट इट। 1 डिजीज, 2 कॉजेस ऑफ डिजीजेस एंड 6 पाथवेज। तो आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। और कोई है जो शेयर करना चाहता है, प्लीज कम अप। थैंक यू आशा जी। रेणु जी का और पीयूष का दोनों का ही हैंड रेज। या रेणु जी। थैंक यू सो मच Yes, it's पायल जी। नाम रेणु मिश्रा, पटना से बोल रही हूँ। इसमें 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई गई हैं कि पुस्तक के बारे में। ये पुस्तक बताती है कि अपने शरीर को, सभी कोशिकाओं को वास्तव में कैसे स्वस्थ रखा जाए, और स्वास्थ्य की ओर 6 मार्गों को समझना, उनकी सही दिशा में पालन करना हमारे जीवन को बदल देगा। और पोषण के बारे में ऐसी बातें हम सीखेंगे जो हमने पहले नहीं सुनी है, और जिसमें यह भी शामिल है कि आप किस तरह से खरीदारी करते हैं, जिस तरह से आप खाना बनाते हैं, भोजन में जो भी चीज आप मिलाते हैं, वे स्वास्थ्य और बीमारी के बीच का अंतर बतलाते हैं। और अपने घर के खतरों को, घर में जैसे हमारे बहुत सारे खतरे हैं, पहले भी हम लोग जानते भी हैं, जानबूझ के भी ध्यान नहीं देते हैं, अपने शरीर के भीतर विषाक्त पदार्थों को बनने से कैसे रोकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी फॉर योर शेयरिंग। बिस्कुट आ गए तो ये भी आ गए। और कोई है जो कि शेयर करना चाह रहा है कुछ? एनीवन एल्स? यस Most पायल, welcome. अपना Yes, इनपुट्स please. अभी जैसे आशा जी ने बताया उसी की बात थोड़ी सी आगे बढ़ाएं कि जो चीज समझ में नहीं आई उसको साथ साथ में कवर करते चलें। मतलब पूरा बुक के अंदर जो बात कह रहे हैं कि हमारा पूरा जो यूनिट है, मतलब बॉडी के अंदर बात करेंगे तो हमारा यूनिट सेल ही है। तो हम जब बात करते हैं कोई भी ऑर्गन डैमेज हुआ है, यदि डायलिसिस पे कोई बंदा आया है तो किडनी खराब हो रही है, या कार्डियो प्रॉब्लम हुई तो कोई हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हुई, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हुई, लिवर डैमेज हुआ, तो अल्टीमेटली बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो सेल्यूलर डिसफंक्शनिंग हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अल्टीमेटली सेल से मिलकर बना है। सेल्स का ग्रुप जो है वो टिश्यू है, जो एक जैसी सेल्स होती हैं जो एक जैसा काम कर रही होती हैं, उनके ग्रुप को टिश्यू कह देते हैं। और एक ऑर्गन के अंदर ऐसे कई सारे टिश्यूज कंबाइन टुगेदर मिला करके जो है वो जैसे ऑर्गन बना रहे होते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जब ऑर्गन्स मिलते हैं, खूब सारे ऑर्गन्स, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट आता है। साथ ही साथ जब हम अपनी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि हमारी बॉडी पूरी कंट्रोल्ड कैसे है, कोऑर्डिनेटेड कैसे है, कहाँ से सिग्नलिंग आ रही है, हम चल कैसे पा रहे हैं, वॉलंटरी एक्शन सारे लिख कैसे पा रहे हैं, मैं अभी बोल कैसे पा रही हूँ, और इन वॉलंटरी एक्शन जितने भी, जैसे अभी भी बात करते समय मेरा लंग रुका नहीं है, मेरा हार्ट बीट कर रहा है, तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए हमारी पूरी बॉडी में 2 मेजर सिस्टम्स हम कहते हैं हमारा कंट्रोल है, न्यूरो हार्मोनल, है ना। न्यूरो मतलब हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को ब्रॉडली यदि हम देखेंगे तो हमारा ब्रेन उसका सबसे बड़ा हम कहते हैं कंट्रोलर है। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन के लास्ट से निकल के जो है आप देखोगे कि एक स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल थ्रेड लाइक जो है, हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, छोटी छोटी वर्टिब्रा हैं, इनसे मिलके नेक से लेकर के बिल्कुल टेल बोन तक आपकी छोटी छोटी कई सारी हड्डियां हैं, जिनके अंदर ब्रेन का एक्सटेंशन पूरा एक धागे की तरह स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म के अंदर, इन हड्डियों के अंदर, वर्टिब्रे के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सुरक्षित है। तो हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारा पूरा एक नेटवर्क है नर्व्स का, न्यूरॉन्स का, वो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर। आप सोचो जैसे बहुत हम कहीं देखें वायरिंग भयंकर ज्यादा जाल की तरह सारी वायरिंग फैली हुई है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर पूरे नर्व्स बोल दो, न्यूरॉन्स बोल दो, एक ही बात है, वो पूरे के पूरे फैले हुए हैं। तो एक तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं ये सारी चीजें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, और इन सबको मिला करके हम बोलते हैं दिस इज अवर नर्वस सिस्टम। तो न्यूरो है ना। एंड सेकंड नंबर पे बहुत बड़ा कंट्रोल है, ब्रेन का ही एक बड़ा पार्ट जो है वो हमारी बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करने में, हमारी बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, मतलब जिनका सिक्रीशन किसी ट्यूब में नहीं फ्लो करता, डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करता है, वो ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। जैसे सब लोगों को पता है थायराइड का नाम सबने सुना है, तो दैट इज अ ग्लैंड। वो अपना सिक्रीशन, स्पेशल बात यह है कि वो अपना सिक्रीशन किसी ट्यूब में नहीं फ्लो कर रहा, वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल रहा है, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है या डक्टलेस ग्लैंड है। थायराइड है, पिट्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ना, ऐसे करके थैलेमस है, आपके पास में एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये सारी ग्लैंड्स जो है इनका केमिकल कंट्रोल है, कुछ ना कुछ थायराइड ने थायरोक्सिन रिलीज किया, इवन पेनक्रियाज भी,
पेनक्रियाज जिसके बारे में हम बताते हैं कि डायबिटीज के अंदर हमारा मेन प्रॉब्लम पेनक्रियाज के अंदर हो रहा है, तो पेनक्रियाज की स्पेशल बात यह है कि पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, वो अपना सिक्रीशन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं वही हॉर्मोन्स होते हैं। Hormone is technically a term conserved for all those secretions which are being released by endocrine glands. तो पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो पेनक्रियाज से पूरा एक ट्यूब निकल रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर के पेनक्रियाटिक जूसेस डाल रही है, जिससे हमारे डाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है ना। तो पेनक्रियाटाइटिस जब हो जाता है, पेनक्रियाज के अंदर कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारा सारा गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, पेट खराब होता है ना। और जब पेनक्रियाज का ये एंडोक्राइनल फंक्शन, जो पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जब इसके अंदर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बात करते हैं वी सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। तो ये हमारे को जो आशा जी कह रही हैं अभी बात समझ में नहीं आई, हम हेल्थ कोच बन रहे हैं तो हमें ये सिस्टम्स का क्लास 4, 5 का कोई भी एनसीईआरटी आप उठाइए, और डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा स्केलेटन, हमारी मसल्स, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा ये केमिकल कंट्रोल दैट इज हार्मोनल सिस्टम, इस सब की जरूर से हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और साथ में जो इम्यूनो वर्ड आया, यदि किसी भी तरीके की डिसफंक्शनिंग होगी तो हमारा एक पूरा सिस्टम है इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, जो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली फाइटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ थ्रेट्स एंड डेंजर्स। तो जब भी आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली अपनी जैसे सेना के ऊपर फर्क पड़ेगा, इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस होगा। तो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दिस टू ऑल ऑफ यू कि न्यूरो इम्यूनो हार्मोनल सिस्टम, जो कि एक तरीके से यदि आपकी कोई भी सेल्यूलर लेवल पे डैमेजिंग हो रही है तो एनी ऑफ द पार्ट इज बीइंग अफेक्टेड, और यदि न्यूरो और केमिकल कंट्रोल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो बहुत इंटेंस होगा, क्योंकि आपका इम्यूनोलॉजिकल सप्रेशन हो जाएगा। इम्यूनोलॉजिकल सप्रेशन जब हो गया तब समझ रहे एक ही चीज, एक ही बात, अभी भैया ने कुछ बोली मुझे बहुत बुरी लग गई, पायल को लगा रही है, तो नॉर्मल बात है, एक ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, एक ने उसके लिए फाइट करके नॉर्मल तरीके से उसको जो है लड़ लिया, जीत लिया, और एक के ऊपर बैक्टीरिया वो हावी हो गया क्योंकि हम वीक थे। तो हमारे इम्यून सिस्टम को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, उसी के इर्द गिर्द ये सारी बात होगी, जिसकी वजह से हम कभी भी बीमार ही नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू पायल। Oh wow, you, what Piyush. amazing sharing. Thank you, Piyush. Thank you so much. Amazing. आगे साकेत भाई अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, साकेत सर प्लीज वेलकम। हाँ, मैं किताब का जो ये वाला पार्ट है जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति को बताया है कि कैसे तो खराब हुई और कितनी ज्यादा खराब हुई, और कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे मरना नहीं है। तो इन तीनों चीजों को उन्होंने बताया है कि पहले एक डॉक्टर, जो करीब 36 डॉक्टर्स के पास ये गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पे लिख रखा है, करीब करीब ये इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद इनको जो मेजर प्रॉब्लम हुई वो वहां से हुई जहां पे इनको एक एलर्जी टेस्ट के लिए एक स्किन के अंदर एक लिक्विड डाला जाता है। अगर किसी ने हॉस्पिटल में देखा हो, डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं, तो वो उस एलर्जन ने उनके लिए इतना खराब काम किया। और इनफैक्ट प्रिस्क्रिप्शन भी है, एफडीए की रेगुलरिटी में भी इनके पास ये पता है कि इससे इंजरीज या डेथ तक हो सकती है, और उसी की वजह से उनको बहुत भयंकर डिजीज हुई, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो डॉक्टर से डॉक्टर की तरफ जाने लगे। इसके बाद जो एक टॉपिक लिखा है बैड टू वर्स, पहले ही बहुत खराब थी हालत, और उसके बाद जब एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया इनको एंटी पैरासाइटिक ड्रग, जिसका नाम लिखा है मेट्रोनिडाजोल, जो भी नाम है इसका, मेट्रोनिडाजोल, एंड जो कि इनके पूरे लिवर को उसने डैमेज कर दिया। अब हमें पता है कि जो ये लिवर है वो हमारा इतने सारे फंक्शन करता है, 100 से ज्यादा फंक्शन करता है, और जो लिवर इनका ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज था वो डैमेज हुआ और उसने उनको बिल्कुल ही डेथ बेड पे लाके रख दिया। और उसके बाद उनको एक अच्छी चीज ये हुई कि उनका जो भाई था वो उनके पास आया और उसने उनके लिए कुछ करना शुरू किया, और वहां से उनको एक बुक भी मिली नॉर्मन कजिन्स की, जिसके बारे में अभी मृदुल ने बताया था, जो एक बेस्ट सेलर बुक थी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। 1964 में जब वो खुद बीमार पड़े थे, उनको एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था और लगभग सेम स्थिति थी कि डॉक्टर कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने जो ये 4 चीजें बताई गई, अभिलाषा ने एक्सप्लेन किया कि 4 चीजें क्या। पहली चीज तो डॉक्टर जो बता रहे थे वो सारे मेडिसिन छोड़ना, दूसरा अपने
अपने माइंड पावर को स्ट्रॉन्ग करना। हम हमेशा बात करते हैं कि विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है अपने को हील करने के लिए। थर्ड, उन्होंने अपने लाफ्टर को अलग अलग ऐसी फनी मूवीज कुछ चीजें ऐसी देखना शुरू किया। एंड फोर्थ, उन्होंने जो है विटामिन सी को इवॉल्व, उनको समझ में आया कि विटामिन सी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। और आप हैरान रह जाएंगे, उन्होंने जो डोजेज ली, हम लोग बात करते हैं 40 mg 400 mg, ही टुक 25 grams पर डे, 25 grams। ऑब्वियसली आप ओरली तो ले नहीं सकते, तो उन्होंने आईवी के थ्रू इतनी चीजें ली। उसी से इंस्पायर होके उन्होंने, जब उनका लीवर खराब हुआ तो उनको एक चीज समझ में आई, क्योंकि वो खुद भी केमिस्ट थे या बायोकेमिस्ट्री जानते थे कि विटामिन सी में इतनी पावर होती है जो लिवर को डिटॉक्सिफाई कर सकती है। तो उन्होंने 5 ग्राम्स, क्योंकि ओरली इससे ज्यादा लेना बहुत मुश्किल है, तो 4 ग्राम्स पर डे उन्होंने लिया, जिससे उनको एक उनकी स्थिति थी खराब होने से थोड़ी सी बेटर और स्टेबलाइज होने लगी। फिर उनके पास लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था कि वो सोचें, उनको एक विजन ब्लर हो गया था, डिप्रेशन की स्थिति में आ गए। आप सोच सकते हैं छोटी सी बीमारी हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो एकदम मरनासन स्थिति में थे और सारी चीजें, कोई चीज काम नहीं कर रही थी। एक बार तो उनको आउट ऑफ डिप्रेशन ये भी लगा कि वो आत्महत्या कर लें, लेकिन फिर उन्होंने खुद से ये पूछा कि मुझे जीना है या नहीं, तो और ही डिसाइडेड कि आई हैव टू लिव। और उसके लिए उन्होंने फिर एक डेलिब्रेट एफर्ट करना शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ऑब्वियसली किताब पढ़ के उनको नॉलेज लेनी थी। अब समस्या ये है कि उनको हर चीज, छोटी सी चीज, अगर हाँ उनके पास किताब है तो किताब की प्रिंटिंग की इंक से भी उनको जो फ्यूम्स हैं वो डैमेज कर दिए। उनका इम्यूनिटी सिस्टम सोचो इतना कमजोर किसी का हो सकता है कि उस फ्यूम से, वो एक सेलो टेप एक बार उन्होंने लगा दी तो उनकी बॉडी के सेल्स को ये मेमोरी है कि अगर प्लास्टिक कोई आएगा तो उनको कई दिन तक उससे उभरने में लग गए कि वो एक स्मेल, सेलो टेप की स्मेल। तो व्हाट ही डिसाइडेड कि उन्होंने एक ओवन खरीदा। पहले तो एक मास्क लिया। अब मास्क के अंदर भी जो रबर होता है वो इतना उनके लिए फ्यूम्स क्रिएट करता है कि उनको 2 दिन तक उसको रबर को उबालना पड़ा, बॉईल करना पड़ा कि ही कुड बियर दैट मास्क। और उसके बाद उन्होंने जो बुक्स थी, जो ये किताब थी, उनके लिए एक इलेक्ट्रिक ओवन खरीदा, जिस ओवन के अंदर उस किताब को रखते थे ताकि उसकी इंक की फ्यूम्स जो हैं वो थोड़ी सी जल जाएं, 100 फीट दूर का तार लेके। और फिर उन किताब को स्टडी करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे जीना है। तो मैं इसके अंदर ये पढ़ के मतलब ये समझ में आता है कि उनकी स्थिति इतनी खराब थी, लेकिन विल पावर और न्यूट्रिशन और बाकी सारी चीजों की हेल्प उनको कैसे लेके आई वो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे। But this is something which I wanted to share. Thank you. Back to host. Wow, great sir. What an amazing sharing. Thank you so much. आगे अब मैं तिलक सर को बुलाना चाहूंगी। तिलक सर, आप हैं यहाँ पे? थैंक यू पायल जी। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। बस मैं कुछ बेसिक बातें ही करना चाहूँगा कि जब हम इस किताब को पढ़ रहे हैं तो जैसा अभी पीयूसी ने बताया, बहुत सारी चीज़ें हमारे को जो कम से कम फंडामेंटल बातें हैं हेल्थ को लेके, बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, ये सब पता होनी चाहिए, किस तरह से हमारे सिस्टम्स काम करते हैं। पैरेलली क्या है कि कुछ शब्दों का भी विशेष ध्यान रखने की अपने को जरूरत होता है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है एक ही सेंस में सब शब्दों को लेने लग जाते हैं। जैसे डिसफंक्शन ऑफ सेल्स और माल फंक्शन, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन नॉर्मली जब हम चलते हुए पढ़ लेते हैं तो दोनों को एक ही चीज ट्रीट कर लेते हैं। तो माल फंक्शन, डिसफंक्शन, न्यूरॉन्स या नर्व्स, ये सारी चीजें जिस तरह से अलग अलग हैं, उन सब चीजों को तो हमको समझना है। लेकिन जो बेसिक बात पहले चैप्टर के अंदर आई है, अगर हम उसकी बात करें तो मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स और इस सिस्टम को लेके जो बातें हैं यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा नोटिस करने की। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको कोई बीमारी हो जाए। अगर कोई डॉक्टर या कोई टेस्ट किसी बीमारी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं तो टेस्ट करते नहीं, क्या पता क्या निकला है। तो ये एक फियर होता है, हमको लगता है कि पता नहीं हमारे अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे ही कुछ सिम्टम्स आते हैं तो हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो आजकल नींद ज्यादा आ रही है, तो गर्मी का मौसम है इसलिए नींद ज्यादा आ रही है ना, या आज थोड़े से चक्कर से आ रहे हैं या थकान हो रही तो रात को नींद पूरी नहीं हुई। हम उसको बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो डरने की जरूरत नहीं है, हर वक्त बहमी बनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चीजों को एक लॉजिकल वे में नोटिस करने की जरूरत है। अब जब जिस ऑथर की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म,
जो कि बहुत सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स को कंसल्टेंट दे रही है, उस फर्म के वो कंसल्टेंट हैं। और जब वो ऐसा इतने बड़े लेवल का आदमी जो है किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही होगा। और लिखा भी उसने कि इंडस्ट्री में मैं उस डॉक्टर के पास गया जो कि बेस्ट ऑफ वन था, लेकिन उसने कितना बेवकूफी भरा व्यवहार उनके साथ किया है ना, जस्ट सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया, बोला एजिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब उसने कहा कि भाई मेरे को पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो और फिर मजाक की बात करी उसने। मतलब इतने बड़े आदमी की बात को इतना बड़ा डॉक्टर सीरियसली नहीं ले रहा है। उसने दोबारा से कह दिया इससे पहले तुम्हारी एज भी तो ऐसी नहीं हुई थी। तो कितना फनी वे में मेडिकली ट्रीट किया जाता है और कितना ज्यादा हम लोग भी अपने प्रति लापरवाह रहते हैं। इन सब चीजों को जो मैसेज यहाँ पर शुरू में ही दिया गया समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड थिंग, जैसे डॉक्टर जो एफडीए की गाइडलाइंस थी, जब उनका स्किन का एलर्जी टेस्ट किया गया तो बाकायदा एफडीए ने कह रखा है, यानी अमेरिकन जो ड्रग एंड फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने कहा हुआ था कि इस टेस्ट के बारे में पहले पेशेंट को बताना चाहिए कि ये जानलेवा भी हो सकता है या इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। लेकिन इतने बड़े आदमी को अगेन ये सामान्य सी बात या वार्निंग, आज भी हमसे जो कोई सर्जरी होती है तो हॉस्पिटल में उसके जो भी गार्जियन या जो कुछ होते हैं उनसे अटेंडेंट होते हैं उनसे सिग्नेचर कराया जाता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो उसमें लिखा रहता है ये क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इतने बड़े आदमी को यहाँ पर फिर अगेन कुछ भी नहीं बताया गया और वो टेस्ट कर दिया गया जो कि उसको मौत के मुंह में ढकेलने वाला साबित हुआ। तो व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन जो हमने पढ़ी है, उसमें जो बात हुई वो ये कि डॉक्टर की अज्ञानता या डॉक्टर की लापरवाही कहें हम, दोनों हमारे लिए किस कदर घातक हो सकती है। तो ऑलवेज एक मर्केंटाइल लॉ में नियम है, क्रेता सावधान रहे। तो जब हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो पेशेंट या जो भी प्रॉब्लम फील कर रहा है उस व्यक्ति को खुद को हर वक्त सजग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये किताब या ये जो इस ऑथर का जो एक्सपीरियंस हमको यही बात बताता है कि हमको अपने आप को भी सजग रहना है और ब्लाइंडली किसी के ऊपर नहीं जाना है। लेकिन पैरेलली उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर गूगल पे लगे रहें, खंगालते रहें सारी चीजों को और अपने ही तरीके से समझते रहें। पैरेलली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज सीक एक्सपर्ट्स ओपिनियन, हमेशा आपको विशेषज्ञ के साथ में सलाह मशवरा भी करते रहना है। अपने आप ही खुद को किसी भी चीज का मरीज डिक्लेयर कर लेना या मान लेना, ये सब भी उचित नहीं है। तो ये जो विवेक जी कहते हैं कि बैलेंस इज द की, सब चीजों को बैलेंस बना के जिंदगी के अंदर चलना है। और मजे की बात ये भी है, विवेक जी आगे भी कहते हैं कि बैलेंस कहाँ है ये जल्दी से किसी को पता नहीं होता। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा, गुड किताब को हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को हमको मतलब इसको एक मैं कहूँगा कि पूरी गहराई से समझने और पढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज हम इसको एक एंटरटेनिंग बुक की तरह से या मॉर्निंग सेशन की फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं ले सकते। अगर हम जीवन में कुछ अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आगे से आगे शेयर होती रहेंगी। लेकिन हम कुछ होता ना, जैसे कहते हैं और नया क्या है, हाँ न्यूट्रिशन की वैल्यू हमें पता है। नॉर्मल कजिन का जो नाम आया, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा हो कभी, तो जो एनाटॉमी ऑफ इलनेस उनकी किताब है उसके अंदर उन्होंने खुद ने बताया कि जब उनको वो प्रॉब्लम हुई तो 40 टेबलेट्स पर डे उनको लिखी गई। आउट ऑफ दैट 26 वाज पेन किलर्स। एंड जब उनको ये चीजें समझ में आई तो पता लगा, उन्होंने वो खुद भी मेडिकल बैकग्राउंड से थे तो उनको कुछ समझ में आई बात, और उन्होंने खुद के लिए खुद जैसे इलाज करने की जो व्यवस्था करी, उसके अंदर लाफ्टर थेरेपी का उन्होंने जो इस्तेमाल किया, 10 मिनट का एक लाफ उनको 2 घंटे तक उस पेन से रिलीव कर देता था जो कि 26 टेबलेट पेन किलर की खाने से रिकवर होने वाला था। तो इतनी अमेजिंग चीजें आ रही हमारे पास में। विवेक जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस मॉर्निंग सेशन एंड ओवर टू पायल जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तिलक सर फॉर दिस अमेजिंग शेयरिंग। हम इसको डेफिनेटली ध्यान से पढ़ेंगे बिकॉज डेफिनेटली हम कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज इम्प्रूव करना चाहते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट विवेक सर। Vivek sir, please come up and share. Good morning everyone. Thank you very much. Good morning, sir. सबसे पहले तो आपको बहुत सारी मैं कहूँगा धन्यवाद। ऑसम होस्टिंग एंड इनिशिएटिव। कल रात को मैं अपनी बिटिया के साथ मूवी देख रहा था तो उसी समय पायल का फोन आया कि अभी मैजिकल ग्रुप के ऊपर किसी ने जो है वो नॉमिनेट नहीं किया है। तो मैंने कहा आप कर सकते हो, तो उनको ट्रैवल भी करना था। आप देख रहे हो कि वो जा रहे हैं अपने ऑफिस, अपने स्कूल, कॉलेज, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल
लीडर्स की ये फर्स्ट पहचान होती है कि ऐसे नहीं कि भी मैं तो यहाँ जाऊंगा ये करूंगा, अभी नहीं, एकदम रेडीली कि हाँ ठीक है होस्टिंग करेंगे। तो आपने बहुत अच्छी होस्टिंग की। सेकेंडली मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगा पीयूष को और साकेत जी को, तिलक जी को, कितना अच्छे तरीके से सब चीजें एक्सप्लेन की। पीयूष से तो हम एक बार रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भले ही चौथी पांचवी क्लास की बातें हों, लेकिन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कितने भी बड़े हो गए हम उम्र के अंदर, सारे सिस्टम्स को एक एक बार समझ लेवें 10-10-15 मिनट की। मैं तो चाहता हूँ कि इनके यूट्यूब वीडियो बना देवें हम लोग। मोहन जी इस चीज के अंदर एकदम एक्सपर्ट हैं, तो उस चीज को सारे कैसे हार्मोन्स, क्या ग्लैंड्स हैं, क्या सिस्टम है, क्या टिश्यू है, क्या सेल है, क्योंकि पूरी की पूरी बुक के अंदर कई बार अपने को ये लगेगा कि ज्यादातर बातें अपने को पता है, क्योंकि अपन सब के सब लोग हेल्थ के फील्ड से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो नेचुरली अपने को पता भी है। इसलिए इस तरह की बुक को पढ़ना और भी चैलेंज होता है कि जब अपने को फाइन से फाइनर चीजों की तरफ उसके अंदर अपने आप को डालना होता है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सब बातें हमने व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू उसमें भी पढ़ी हैं, लेकिन ये बुक इंटरेस्टिंग बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इस बारे में कोई शक नहीं। दूसरी चीज मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम वापस से वो वाले पैटर्न के ऊपर आवे कि जैसे अब 8 बज गए तो 8 बजने में 5 मिनट पहले तक 7:55 तक अपन बुक को डिस्कस करें, वापस म्यूजिक का एक्सपीरियंस लेवें जो पहले लेते थे, किसी प्रोडक्ट का कोई बढ़िया एक्सपीरियंस किसी को मिला, कोई अपने जीवन के अंदर कोई अलग सी अद्भुत सी घटना उनको लगी है ना, वो चीजें भी वापस से अपन स्टार्ट कर सकते हैं और एग्जैक्टली 8:05 से 8:10 के बीच में मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। और एक बात और याद दिलाना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये बुक पढ़ने के साथ साथ गीता का 8वां अध्याय भी पढ़ना है। अभी पढ़ने के लिए काफी काम हो गया है, इसलिए हमने रात का एक बार जो हमारा टीवी क्लब है उसको भी पोस्टपोन इसीलिए किया है कि थोड़ा उस समय पढ़ लो, कि वो भी देखोगे वो भी करोगे और पढ़ते रहोगे तो काम कब करेंगे, और काम करना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बैलेंस की बात है, प्लान दिखाना, कनेक्ट दिखाना, अपने बिजनेस के अंदर टारगेट्स लेकर आगे बढ़ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है ना। तो सब चीजों को बैलेंस करते हुए अपन सब लोग चल रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। You all have a great day. Thank you. Back to Payal. थैंक यू सो मच सर। आगे एफर्मेशन कौन करवाना चाहेगा? एनीवन? मैं करवा दूं? हरिओम। मैं करवा देती हूँ। यस यस पांडे जी आप करवा सकते हैं। करवा लगा ले महीने बड़े। हरिओम। मरे नहीं 2 दिन है। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक गॉड मेरी टीम बहुत एक्साइटेड, एमबीए का इतिहास रखने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोड डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं, इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी के पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, हम सब मेंटर के मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बने हैं। एमबीए बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम के सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत एक्साइटेड, यूनाइटेड, शक्तिशाली एमबीए का इतिहास रखने वाली टीम है। थैंक गॉड मुझे मेरे जैसे शानदार शेयर लीडर मिल गए हैं। थैंक गॉड मैं अपनी टीम के साथ विदेश यात्रा जा रहा हूँ। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। जय बद्री विशाल, गो कैन। अपने हाथ रब करेंगे सब, चेहरे पे लगाएंगे। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच। ओके सो Thank you, everyone. थैंक यू No diamond. Thank you so much, ma'am. प्रणाम सर। रोस्टिंग दीदी, Good day, everyone. थैंक यू। Good evening, everyone. शेयरिंग